बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ बायोअवेलेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बायोअवेलेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, फिर हम इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, फिर हम जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। फिर हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट की बात करेंगे। फिर कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे। फिर हम केमिकल इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो ये फ्रैक्शन होती है अनचेन ड्रग की, जो कि रीच कर रही होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। यानी किसी भी रूट से हमने कोई ड्रग दी है तो उस ड्रग की कितनी फ्रैक्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज फॉर्म के अंदर रीच कर रही है। फॉर एग्जांपल, हमने ओरल रूट के थ्रू कोई ड्रग दी है और उस ड्रग का 40% फ्रैक्शन जो है ना वो रीच कर रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर या फिर अपनी साइट ऑफ एक्शन के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है 40%। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी को मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली बात करें तो इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब इस फार्मूले को समझ लेते हैं। अब इसको फार्मूले को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं ओरल रूट के थ्रू लेंगे तो वो कहाँ आएगी? गट के अंदर आएगी। अब गट के अंदर क्या होगा कि इसने एब्जॉर्ब होना है। अब एब्जॉर्ब होकर इसने कहाँ जाना होता है? पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के अंदर जाना होता है, क्योंकि मोस्टली ड्रग का मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर हो रहा होता है। अब क्या होगा कि कुछ ड्रग का फ्रैक्शन या फिर कुछ ड्रग की कंसंट्रेशन, मोस्टली हम फ्रैक्शन का वर्ड यूज़ कर होते हैं, वो एब्जॉर्ब होगा गट ल्यूमेन से, ठीक है। और कुछ फ्रैक्शन होगा जो कि इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म से एस्केप होकर आ जाएगा, इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म से एस्केप हो जाएगा। और कुछ ऐसा फ्रैक्शन होगा जो कि लिवर के मेटाबॉलिज्म से एस्केप होकर अल्टीमेटली किधर आ जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, या फिर जहाँ पे उसने अपना साइट ऑफ एक्शन होती है ना किसी ड्रग की, वहाँ पे आ जाएगा। तो तीन फैक्टर्स हैं। एक वो वाला फ्रैक्शन जो कि गट ल्यूमेन से एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन वो जो कि इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म से बच गया, इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म से बच गया। और तीसरा वो फैक्टर जो कि एस्केप हुआ है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, यानी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से एस्केप हो गया। तो इन तीनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। सो बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम गट ल्यूमेन multiplied by fraction escaping intestinal metabolism multiplied by fraction escaping hepatic metabolism, क्योंकि इन तीनों जगहों से ही गुजर कर अल्टीमेटली ड्रग ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करना है। सो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ग्राफिकली बात करें तो ये ओरल डोज का कर्व है, ओरल डोज का, और ये हमारे पास आईवी डोज का कर्व है। अब जब हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। ओरल रूट के थ्रू दिया हमने कोई भी ड्रग, यहाँ पे हमने ड्रग दिया ओरल रूट के थ्रू। अब उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ये वाला टाइम लगा। तो यहाँ पे वो रीच कर गया मैक्सिमम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। फिर उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एरिया है ना कर्व के नीचे वाला एरिया, तो इस एरिया को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी इस ड्रग की। नेक्स्ट आता है आईवी रूट। आईवी रूट चूंकि हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी शुरू में ही यानी टाइम ज़ीरो पे ही इसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कंसंट्रेशन 100% है, 100% है। और फिर ये अल्टीमेटली मेटाबलाइज और एक्सक्रीट होकर इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो के लेवल पर चली जाती है। तो इसमें एरिया अंडर कर्व कुछ इस तरह से आता है आईवी डोज के अंदर। अब कुछ और भी देख लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ना वो 100% रीच नहीं कर रही ओरल डोज में। क्यों नहीं 100% रीच कर रही? क्योंकि इसमें हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आ जाता है। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जहन में रख लें कि हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये होता है कि जब ड्रग हमने ओरल रूट के थ्रू दिया ना, तो कुछ उसका फ्रैक्शन स्टमक के अंदर आकर चला जाएगा, यानी डाइजेस्ट हो जाएगा या मेटाबलाइज हो जाएगा, कुछ इंटेस्टीन में और कुछ हेपेटिक एंजाइम्स की वजह से चला जाएगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन 100% तक नहीं जा रही। लेकिन जब हम आईवी की बात करते हैं तो इसमें हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जा रही है 100% पे। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो इसको हम इस फार्मूले से डिटरमिन करते हैं कि एरिया अंडर कर्व ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व आईवी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से हम बायोअवेलेबिलिटी को निकालते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व आईवी।
मल्टीप्लाइड बाय 100। सो बायोअवेलेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं आप एफ से, और ये होती है 0 से 1 तक। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 1। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो ये 0 हो सकती है, 0 से 100% के दरमियान हो सकती है। और अगर हम एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर लिखें तो ये 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स क्या होती है बायोअवेलेबिलिटी की। एक एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी होती है और एक रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है। रिलेटिव जाहिर सी बात है कि टेस्ट और रेफरेंस वैल्यू के दरमियान हम रिलेट कर रहे होंगे, यानी रिलेटिव है। एब्सोल्यूट मतलब ऑब्वियस के मानों में आती है, यानी ओरल डोज, ओरल एरिया अंडर कर्व, इन चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट के अंदर। तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कंपेयर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉलोइंग नॉन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल ओरल, रेक्टल, विद द बायो अवेलेबिलिटी फॉलोइंग इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और नॉन आईवी रूट एडमिनिस्ट्रेशन की बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं। सो इसका फार्मूला होता है एरिया अंडर कर्व ओरल मल्टीप्लाई बाय डोज आईवी डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व आईवी मल्टीप्लाई बाय डोज ओरल। एरिया अंडर कर्व ओरल आएगा, फिर हम उसको डोज के आईवी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे एरिया अंडर कर्व आईवी आएगा और डोज ओरल के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव में हम कोई भी ड्रग की टेस्ट फॉर्मुलेशन और उसकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है ना, उसके साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी यही होगा कि टेस्ट के साथ एरिया अंडर कर्व आ जाएगा और डोज के साथ रेफरेंस आ जाएगा, और नीचे एरिया अंडर कर्व के साथ रेफरेंस आ जाएगा और डोज के साथ टेस्ट आ जाएगा। तो ये दो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, फिर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल इन मैनिपुलेशन एंड फॉर्मुलेशन, फिर आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और आता है ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस करके आए एब्जॉर्प्शन के अंदर। पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा बायो अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। इसी तरह मॉलिकुलर साइज पे भी यही सीन होगा। लिपिड एक्वस सोलिबिलिटी कोफिशिएंट, जितनी लिपिड सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिज़िकल फॉर्म की बात करें तो गैसेस की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, एंड लिक्विड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। फिर आते हैं केमिकल फॉर्म्स, जो इनर ऑर्गेनिक फॉर्म होती है ना, उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक फॉर्म। फिर आती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो अनआयोनाइज्ड या फिर अनचार्ज जो ड्रग्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चार्ज या फिर आयोनाइज ड्रग्स। फिर आते हैं डोजेज फॉर्म की बात करें तो आईवी रूट के थ्रू जब हम देते हैं लिक्विड फॉर्म या फिर गैसेस के अंदर देते हैं, तो गैस फॉर्म के अंदर बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, और उससे लिक्विड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। फिर फॉर्मुलेशंस वगैरह भी अफेक्ट कर रही होती हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन जीआईटी से जो होती है ना, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस, जितना एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस ज़्यादा होगा उतनी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ज़्यादा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग रीच करेगी। फिर आता है वस्कुलैरिटी, जितना रिच वस्कुलर कोई एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। फिर पीएच पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फूड्स वगैरह इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। जीआई मोटिलिटी, ये ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होगी जीआई मोटिलिटी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग का ट्रांजिट टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये गट की वॉल है, गट की वॉल के साथ ये ड्रग प्रेजेंट है, अब इसने एब्जॉर्ब होना है। तो जितने टाइम के अंदर ये इस वॉल के साथ अटैच होकर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इस टाइम को हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं। तो ट्रांजिट टाइम डिक्रीज़ हो जाता है अगर जीआई मोटिलिटी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल डायरिया के केसेस में, तो डायरिया के केसेस में जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांजिट टाइम डिक्रीज़ हो जाता है और बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फिर आती है फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ एब्जॉर्प्टिक सरफेस। फॉर एग्जांपल सर्टन डिजीज़ में फंक्शनल इंटेग्रिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट होता है।
फिर आते हैं रिवर्स इफ्लक्स पंप। फॉर एग्जांपल इसमें हमने जो पी ग्लाइकोप्रोटीन की बात की थी, तो ये क्या करती थी कि ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ ड्रग को मूव करवा देती थी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा एक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, उसकी जो ड्रग ने जहाँ पे एक्ट करना है उसके रिवर्स इसको मूव करवा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये फैक्टर आ गया। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन, यानी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन में जो क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं उससे भी इफेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कंप्रेशन प्रेशर आता है, मॉइस्चर कंटेंट किसी ड्रग का वो इफेक्ट कर रहा होता है, किसी ड्रग की पॉलीमॉर्फिज्म इफेक्ट कर रही होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा डिसइंटीग्रेशन कंटेंट इफेक्ट कर रहा होता है। ये फैक्टर्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल टू रिलेटेड ड्रग में भी फार्माकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, हमने कहा था ना कि हम इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे, फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंट की बात करेंगे, बायो इक्विवेलेंट एंड थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट की बात करेंगे। सो इसमें सबसे पहले आता है फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है कि ड्रग प्रोडक्ट्स जो है ना उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम है, ठीक है, वो सेम डोजेज फॉर्म के अंदर है, ठीक है, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है, और उनकी स्ट्रेंथ और जो कंसंट्रेशन है ना वो भी आइडेंटिकल है। तो इस तरह के हम ड्रग प्रोडक्ट्स को बोलेंगे कि ये फार्माक्यूटिकली इक्विवेलेंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी सेम है, डोजेज फॉर्म भी सेम है, ठीक है, उसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है, और स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन के अंदर भी वो सेम है। फिर आता है बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंट ड्रग्स होते हैं जो कि कंपेरेबल बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं अंडर सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी बॉडी की पीएच वगैरह भी सेम है दोनों कंडीशंस में। अगर हम दो ड्रग्स का कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि इनकी बायो इक्विवेलेंस सेम है कि नहीं, तो हम सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल पीएच भी सेम है, ठीक है, उसके अलावा वस्कुलैरिटी वगैरह सारा कुछ सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो ड्रग्स कंपेरेबल बायो अवेलेबिलिटी शो करेंगी तो हम इस तरह की ड्रग्स को बोलेंगे कि दे आर बायो इक्विवेलेंट। फिर आता है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। अब थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नाम से ही जाहिर है कि वो सेम क्लिनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि फार्मास्यूटिकली भी इक्विवेलेंट हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट होना भी ज़रूरी है, फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हो और वो सेम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, तो इस तरह के ड्रग्स को हम बोलेंगे थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट। अब हम समझ लेते हैं इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टेमिक हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। इट इज़ अ मेटाबॉलिज्म इन एक्टिवेशन ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करने से पहले जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म या इन एक्टिवेशन हो रही है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिपेंड कर रहा है एनाटॉमिकल साइट फ्रॉम विच द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस एंड इट डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमने आईवी रूट के थ्रू कोई भी ड्रग दिया है तो वो हम कहाँ दे रहे होते हैं, डायरेक्टली वेन के अंदर दे रहे होते हैं, तो इससे क्या होगा कि बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। लेकिन जब हम देते हैं ना ओरल रूट के थ्रू, तो ओरल रूट के थ्रू क्या होता है, इस डायग्राम में समझो कि ओरल रूट के थ्रू हमने कोई भी ड्रग दिया तो वो एसोफेगस से कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। अब स्टमक के अंदर देखो तो इसकी 100% फ्रैक्शन प्रेजेंट है। स्टमक से वो चला जाएगा इनटू द ड्यूडेनम, स्टमक से कहाँ पे आ गया, ड्यूडेनम के अंदर आ गया। अब गट के ल्यूमेन के अंदर क्या होगा कि ये इंटेरोसाइट्स के अंदर जाएगा, ये ड्रग है 100% यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये जब इंटेरोसाइट्स के अंदर जाएगा ना तो इंटेरोसाइट्स में ना साइटोक्रोम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम P450, ये वाले एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है कि इसकी फ्रैक्शन डिक्रीज होने लग जाती है, इसकी फ्रैक्शन डिक्रीज होने लग जाती है। अब क्या होगा कि एक तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन डिक्रीज होगी, फिर जब ये गट स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगी ना पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से कहाँ चली जाएगी, लिवर के अंदर। अब ये लिवर का हेपेटोसाइट शुरू किया हुआ है, यहाँ पे देखो तो ये लिवर का हेपेटोसाइट है। इस लिवर के हेपेटोसाइट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम P450 प्रेजेंट है। ये इसका और मेटाबॉलिज्म करवा देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी फ्रैक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों मैकेनिज्म, यानी ये वाला और ये वाला जो मैकेनिज्म है, यानी जो इंटेरोसाइट्स हैं और जो हेपेटोसाइट्स हैं, इनके अंदर जो साइटोक्रोम P450 है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टेमिक, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे रीच करने से पहले ये काम हो रहा है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अब ये वाले चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंट्रावीनस रूट की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें जो ड्रग का एक्शन है वो मोस्ट रैपिड होता है और इसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। फिर आता है इंट्रामस्कुलर और जो सबक्यूटेनियस है ना, इसमें बायो अवेलेबिलिटी तकरीबन बराबर होती है।
उसके बाद आता है ओरल। ओरल में जब हम बात करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 5 होती है और 100 से लेस होती है। रेक्टल रूट में 30 से लेकर 100 से कम तक हो सकती है। इनहेलेशन में 5 हो सकती है मिनिमम और 100 से कम ही होगी। बस आईवी में ही 100% होती है। ट्रांसडर्मल की बात करें तो ट्रांसडर्मल में भी हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांसडर्मल रूट है ना, तो जब हम डर्मिस के नीचे दे रहे होते हैं तो डर्मिस के नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वो भी डायरेक्टली फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जा रही होती हैं, जिसकी वजह से इसमें भी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास टाइम है और यहाँ पर ड्रग की कंसनट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर ड्रग की कंसनट्रेशन है। अब ये जो पिंक वाली कर्व है ना, ये आईवी रूट की है। अब आईवी रूट फॉर एग्जांपल ऐसे है ना, तो आईवी रूट हमने डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पर टाइम है। तो चूंकि हमने डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिया तो टाइम ज़ीरो पे ही इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, यानी 100% होगी। तो 100% ही टाइम ज़ीरो पे होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, क्योंकि इसने चले जाना है ना फिर ब्लड के थ्रू लिवर के अंदर जाके मेटाबॉलाइज हो जाना है। तो इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कर्व कुछ इस तरह से आएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आईवी का केस। नेक्स्ट आता है आईएम यानी इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर ये ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। इंट्रामस्कुलर की बात करें तो इसी तरह यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन है। अब जब हमने किसी भी मसल के अंदर दिया है ना इंजेक्शन, तो वो सबसे पहले मसल के थ्रू मसल में इंजेक्ट हुआ और फिर मसल से फिर वो जाएगा वेसल्स के अंदर। तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास चाहिए होगा उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करने के लिए। फिर कुछ इसका मेटाबॉलिज्म होगा और अल्टीमेटली हमारे पास ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब इंट्रामस्कुलर के बाद आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस हमारे पास ब्लू कलर में शो किया हुआ है। इसका कर्व कुछ इस तरह से आएगा, यानी इंट्रामस्कुलर के बाद आएगा। फिर आता है ओरल। ओरल की देखोगे, ओरल की सबसे नीचे से शुरू हो रही है और सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है अपनी पीक कंसंट्रेशन को अचीव करने में, यानी पीक कंसंट्रेशन को अचीव करने में भी ज़्यादा टाइम ले रहा है ओरल रूट। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ना, वो उतनी भी नहीं हो रही जितनी आईवी की है। आईवी के अंदर देखो ना, तो कंसंट्रेशन 100% तक जा रही है, यहाँ पर 100% है। लेकिन जो दूसरे रूट्स हैं, आईवी में उससे कम है, आईएम में उससे कम है, ठीक है, सबक्यूटेनियस में उससे कम है और सबसे कम ओरल रूट में, यानी हम उतनी कंसंट्रेशन भी अचीव नहीं कर पा रहे सिस्टेमिक में, यानी ज़्यादा ड्रग वेस्ट हो रहा है या मेटाबोलाइज हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम में समझो कि हमने कोई भी ड्रग दिया है ओरली वो आया स्टमक में, स्टमक से वो गया लिवर में, लिवर में कहाँ से गया, पोर्टल ब्लड के थ्रू दिया, पोर्टल ब्लड के थ्रू गया और पोर्टल ब्लड के बाद उसने जाना होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो इस केस में हम कहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी लो है। दूसरी तरफ ये वाली डायग्राम है, इसमें हमने आईवी रूट के थ्रू दिया है, आईवी रूट से वो डायरेक्टली आ गया इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस केस में बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी 100% ही हम कह रहे होते हैं। अब हम कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन की बात कर लेते हैं कि डिजीज़ विद हाई बेजल एक्टिविटी के जो हेपेटिक सिरोसिस या फिर पोर्टल सिस्टेमिक शंट्स होती हैं ना, उसके अंदर हमें डोज ऑफ ड्रग को डिक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब क्यों होती है, क्योंकि जो लिवर सिरोसिस या फिर ये जो सिस्टेमिक शंट्स वगैरह है ना, इन केसेस में बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हुई होती है। क्यों इंक्रीज़ हुई होती है, क्योंकि लिवर के अंदर ये वाले मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हुआ हुआ है। अब चूंकि ये इफेक्ट हुआ हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा कि बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर हम ये कहते हैं कि इस केस में हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिव है। सो इन दीज केसेस हम ये कहते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है वो ज़्यादा है, जबकि जो हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, वो डिक्रीज़ हुआ हुआ है। अब एक्सट्रैक्शन रेशियो होती क्या है? इट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज इन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच द ड्रग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय द लिवर, यानी किस हद तक ड्रग लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होकर रिमूव हो गया है ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरह के रेशियो को हम एक्सट्रैक्शन रेशियो कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज अ रेशियो ऑफ ड्रग सिस्टेमिक क्लियरेंस टू इट्स हेपेटिक ब्लड फ्लो। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्सट्रैक्शन रेशियो इज इक्वल्स टू क्लियरेंस डिवाइडेड बाय हेपेटिक ब्लड फ्लो। हेपेटिक ब्लड को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लियरेंस डिवाइडेड बाय हेपेटिक ब्लड फ्लो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि एक्सट्रैक्शन रेशो इस केस के अंदर ज़्यादा है हेपेटिक सिरोसिस में, तो हम ये कहते हैं कि ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो रहा है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय द लीवर, यानी जो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, वो डिक्रीज़ हुआ है इस केस में, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है।
फिर आती है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। अब चेंजेस कर दें अगर बायोअवेलेबिलिटी में तो क्या होगा कि ड्रग की ओवर मेडिकेशन या अंडर मेडिकेशन होगी। अब अंडर मेडिकेशन में क्या हो सकता है कि थेराप्यूटिक गोल अचीव नहीं होगा, जिसकी वजह से थेराप्यूटिक फेलियर हो जाएगा। ओवर मेडिकेशन में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब ये जो लो टॉक्सिक थेराप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कार्डिक ग्लाइकोसाइड, इस केसेस में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि लो थेराप्यूटिक इंडेक्स का क्या मतलब है कि इसकी ना थेराप्यूटिक विंडो बहुत ज़्यादा नैरो है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी कंसनट्रेशन ऊपर नीचे ज़्यादा हुई तो जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो बायोअवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने किसी भी ड्रग की डोज को देना होता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन रेशियो डिटरमिन्स बायोअवेलेबिलिटी को करती है। ठीक है, उसके बाद आता है बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाया रेक्टल रूट के थ्रू जो हम ड्रग देते हैं ना, उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है 50%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 50%। A researcher is studying the bioavailability of commonly used anti-muscarinic to treat the irritable bowel syndrome. Medication A is administered in 100 mg daily dose orally, and 60 mg of drug is absorbed from GIT unchanged. Thus, the bioavailability of the मेडिकेशन ए इज़, यानी हम 100 मिलीग्राम उसको दे रहे हैं जिसमें से 60% एब्जॉर्ब हो रही है GIT में, तो हम कह सकते हैं कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 60% है। नेक्स्ट आता है द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी। ये तो जाहिर सी बात है कि हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज। Cmax, Tmax, एरिया अंडर प्लाज्मा लेवल कर्व एंड स्टेडी स्टेट लेवल। जो स्टेडी स्टेट लेवल है ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता। So this was all about the bioavailability. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.